व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे एकदम मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम्स का टाइम है बच्चों, मेहनत करनी है पूरी, ठीक है। हम वीडियो सीरीज के 83rd लेक्चर पर पहुंच चुके हैं बच्चों। आज हम चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है। आपने इसको कहानी की तरह पढ़ना है। टफ से टफ चीज भी आपको बहुत इजी लगने वाली है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक वीडियो होगा, ठीक है। इसमें अपन पढ़ेंगे कि कंपनी होती क्या है, ठीक है। एक बिजनेस एंटिटी है, जस्ट लाइक पार्टनरशिप फर्म, बट एक्चुअल में ये क्या है, इसकी लीगल डेफिनेशन क्या होती है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बिल्कुल बेसिक्स करेंगे बच्चों अपन। धीरे धीरे ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चैप्टर कैसे खत्म भी हो गया, ठीक है। जल्दी से बच्चों अपनी कॉपी पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, जैसे आपने पार्टनरशिप फर्म पढ़ा, हमने ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म पढ़ा है। जैसे सपोज ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। अब ये होता क्या एक्चुअल में ये एक बिजनेस एंटिटी है, ठीक है। मैं उसके साथ आपको कंपेयर करके समझाऊंगा कि ये होती क्या है। ये एक बिजनेस एंटिटी होती है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं। सपोज ए एंड बी, इसके दो पार्टनर्स हैं, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। इन दी सेम वे ये कोई काम करते हैं। इन दी सेम वे कंपनी क्या है, कंपनी भी एक बिजनेस एंटिटी है। कंपनी भी क्या है बच्चों, एक बिजनेस एंटिटी है, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में जो मालिक होते थे उनको अपन पार्टनर्स बोलते थे, ठीक है। इसमें इसमें भी मालिक होंगे, इसमें भी काम करा जाएगा। कुछ माइनर से डिफरेंसेस है। इसमें जो मालिक होंगे ना बच्चों, सपोज ए एंड बी के मालिक है, ठीक है। इन मालिकों को अपन बोलते हैं प्रोमोटर्स। ये क्या है, प्रोमोटर्स है, ठीक है। कंपनी में बच्चों एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है जिसको अपन बोलते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको अभी से समझा देता हूं, क्योंकि आगे इसके वर्ड्स बहुत बार यूज होंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल क्या है, जो कंपनी की 100% ओनरशिप है ना, 100% ओनरशिप है, ठीक है। उसके उसको टुकड़ों में बांटा हुआ है। इट इज इक्वल टू स्मॉलर यूनिट्स। स्मॉलर यूनिट्स मतलब पूरी मालकियत को छोटे 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 टुकड़ों में बांट दिया। उस और उस टुकड़े को बोलते हैं अपन, एक यूनिट को बोलते हैं अपन शेयर, ठीक है। कंपनी में ये बहुत फ्रीक्वेंट टर्म है जो ये यूज होगी। मतलब पूरी की पूरी मालकियत जो है कंपनी की, ठीक है। जैसे बच्चों पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था, दो पार्टनर्स है, लेट सपोज एक 1/4 का पार्टनर है, 1/4 ऑफ द शेयर है जिसके पास, ठीक है, 1/4 ऑफ द ओनरशिप है, ठीक है। और दूसरे के पास कितनी है, 3/4, है ना। ऐसे ही 1/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 1 हो जाता था। कंपनी के केस में हम ये इस टर्म में बात नहीं करते। कंपनी के केस में हम ऐसे बात नहीं करते कि भाई इस प्रमोटर के पास 50% की ओनरशिप है, इसके पास 30% की है। इस तरीके से कंपनी में बात नहीं करी जाती। चाहे लीगल में ऐसा ही बनता हो, किसी के पास ओनरशिप होगी तो होगी एक्चुअल में इस टर्म में ही, बट कंपनी के केस में इस तरीके से बात नहीं करी जाएगी, ठीक है। कंपनी के केस में कैसे बात करी जाती है कि किसी के पास कितने शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, ठीक है। शेयर क्या है, पूरी मालकियत को टुकड़ों में बांटा है। सपोज सपोज आपने
पूरी ऑनरशिप को 100 टुकड़ों में बांट दिया, मतलब 100 शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। अब अगर ए के पास 50 शेयर्स होंगे ना, तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब यही होगा कि ए की जो ऑनरशिप है ना वो 50% की है। मतलब ए की जो प्रॉफिट होगा वो 1/2 होगा बच्चों। ए 50% का मालिक है। मतलब अब इसमें हम ऑनरशिप को शेयर्स की टर्म में देखेंगे। सपोज, एक बार फिर से और बताता हूं, सपोज किसी टोटल कंपनी ने पूरी मालिकियत को सपोज 1000 शेयर्स में बांटा हुआ है, 1000 शेयर्स में। ठीक है। अब मेरे पास मान लो 10 शेयर है, 10 शेयर्स है। तो सिंपल है बच्चों, ऑनरशिप कितना आएगा देखो। 100% ऑनरशिप का मतलब है, 100% ऑनरशिप का मतलब है इक्वलेंट टू 1000 शेयर्स। यही मतलब है बच्चों। अब मेरे पास 10 शेयर है, 10 शेयर है, तो कहने का मतलब 10/this 100, दैट इज मैं 1% का मालिक हूं, 1% का मालिक हूं। ये चीज है बच्चों कि कंपनी के केस में अपन हम शेयर्स की टर्म में बात करेंगे। ठीक है। अब एक और चीज शेयर के रिलेटेड ही, आप शेयर को ऐसा समझो, शेयर को ऐसा समझो कि एक तरह से जैसे कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है। अब जैसे हर एक प्रोडक्ट की कोई वैल्यू होती है ना, वैसे इस शेयर की भी, शेयर बच्चों एक तरह से पहले पुराने टाइम पे एक फिजिकल सर्टिफिकेट होता था, हर एक शेयर, उसके ऊपर कुछ नॉमिनल वैल्यू लिखी होती थी जिसको हम बोलते थे फेस वैल्यू। दिस इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। ये नॉर्मली कितनी होती थी बच्चों? 5, 10, 15, 20, कुछ भी हो सकती थी। ये कंपनी ने ना अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको एमओए बोलते हैं। ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें लिख रखा होता है, उसमें लिख रखा होता है कि कंपनी के कितने शेयर्स होंगे और उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी। ठीक है। क्लियर हो गई? आपको शेयर का बेसिक मतलब पता होना चाहिए। ठीक है। और बच्चों साथ के साथ एक और चीज कि हमेशा हमेशा कंपनी के केस में दो चीजें बहुत मैटर करेंगी। एक, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है कि किसी के पास कितने शेयर्स हैं। और एक फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू, ये मैटर करेगी। ठीक है। शेयर्स क्या है? ऑनरशिप का ही इक्विवेलेंट है। पूरी ऑनरशिप को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है। पार्टनरशिप फर्म के जैसे, जैसे पार्टनरशिप फर्म में तो हम बात करते थे ना कि यार ए बी सी पार्टनर है। ठीक है। ए है हाफ का, ये है लेट्स सपोज 1/4 का, और ये बैलेंस का, ऐसे बात करी जाती थी ना। अब कंपनी के केस में सपोज एबीसी ने कंपनी बना रखी है, मान लो एबीसी ने कंपनी बना रखी है। अब उसमें हम इस लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि ए के पास कितने शेयर्स है। ठीक है। बी के पास कितने हैं, सी के पास कितने हैं, बस इस लैंग्वेज में बात करी जाएगी। ठीक है। समझ आया बच्चों? बहुत ही बेसिक है। चलो अब देखते हैं कंपनी क्या है। एक बिजनेस एंटिटी है। ठीक है, एक बिजनेस एंटिटी है, कुछ लोगों ने मिलकर बनाई है जिसको हम अपन प्रमोटर्स बोलेंगे। ठीक है, उन्होंने कुछ काम करना है, वो पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते थे बट उन्होंने हम कंपनी बनाई है। ठीक है। इसको बच्चों, कंपनी में क्या है, कंपनी को आपको सरकारी दफ्तर में जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा।
कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। पार्टनरशिप फॉर्म में कंपलसरी नहीं होता था पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर करना, बट कंपनी अगर आपको बनानी है, अगर आपको कंपनी बनानी है, आपको एक सरकारी दफ्तर में जाना पड़ेगा, जिसको अपन रजिस्ट्रार, आरओसी ऑफिस भी बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये सरकारी दफ्तर हर एक शहर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। आपको ये कंफर्म करना है कि आपके एरिया का आरओसी कौन सा है, और आपको कंपनी एक्ट 2013 के अंदर उसमें रजिस्टर करना होगा। मींस कहने का मतलब, आपको वहां पे ये प्रॉपरली लिख के देना पड़ेगा कि आप इस एक्ट के सारे लॉज रूल्स को कंप्लाई करोगे, इसके अकॉर्डिंग ही अपना बिजनेस करोगे। समझे बच्चे? क्लियर है? अब देखो आगे क्या है। कंपनी एक तरह से क्या है, कंपनी इस एक्ट के तरह जब आपने रजिस्टर कर दिया ना, जब रजिस्टर कर दिया, जैसे बच्चों देखो, जब भी कोई बच्चा होता है, ठीक है, तो उसके जन्मदाता कौन है? उसके पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स है ना किसी बच्चे के। वैसे ही कंपनी जो बनी, इसकी जन्मदाता कौन है? जब इसको रजिस्टर करवा दिया गया, जब इसको रजिस्टर करवा दिया गया। ये एक तरह से अब आपने क्या करा, अब आपने एक लीगल पर्सन बना दिया बच्चों, लीगल पर्सन। अब ये क्या है? एक आर्टिफिशियल है लीगल पर्सन, ठीक है, ये कंपनी है। ओके, ये एक लीगल पर्सन है, इसकी लीगल अथॉरिटी है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था बच्चों, पार्टनर्स और फर्म लीगली एक ही थे ना, चाहे अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होते थे, बट लीगली एक ही थे। अब क्या है, ये कंपनी एक अलग लीगल पर्सन है, और जो इसके शेयर होल्डर्स होंगे, या जिसको उनको शेयर होल्डर भी बोलते हैं, प्रमोटर भी बोलते हैं, ठीक है, ये प्रमोटर है, ठीक है, ये प्रमोटर्स है, ये अलग एंटिटी है, ये अलग है, कंपनी अलग है। बच्चों समझ आई? अब लीगली भी अलग है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था कि सिर्फ लीगली सेम होते थे, है ना, हम बोलते थे ना कि लीगली सेम है, पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी। अब इस केस में ये अलग अलग है। जैसे सपोज राम एंड श्याम, अलग अलग है ना दोनों, लीगली भी, लॉ की नजर में भी अलग अलग है। अगर राम ने किसी का ₹1,00,000 देना है तो श्याम को कोई मतलब नहीं होगा उससे, श्याम ने किसी का करोड़ रुपया देना है तो राम को मतलब नहीं होगा। वैसे ही बच्चों, अब राम कोई अगर मान लो कोई गलत काम करेगा तो पुलिस राम को पकड़ेगी, श्याम को नहीं पकड़ेगी। मतलब लॉ की नजर में अब ये अलग अलग है, ठीक है। इन द सेम वे, जब कंपनी आपने बनाई, लॉ की नजर में कंपनी एक अलग एंटिटी है, एक अलग बॉडी है, ठीक है। चाहे वो एक्चुअल में क्या है, कंपनी देखो साइन नहीं कर सकती, कंपनी सांस नहीं ले सकती, कंपनी नहा धो नहीं सकती, कंपनी कपड़े नहीं पहन सकती। आगे आपको बताएंगे कि इससे होता क्या है, बट अभी आप ये समझो कि लॉ की टर्म्स में, लॉ की टर्म्स में कंपनी अलग है, कंपनी अलग है, और उसके जो मालिक है, प्रोमोटर्स, वो अलग है बच्चों। ठीक हो गया? क्लियर है? मतलब कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स को अपन शेयर होल्डर्स, जिनके पास शेयर्स होते हैं, जिसके पास भी शेयर है वो मालिक है बच्चों, ठीक है। जितनी भी ओनरशिप है उसको डिवाइड करा जाता है, उसको अपन शेयर्स बोलते हैं। और एक बात और बच्चों, अब कंपनी का प्रोसेस बड़ा स्मूथ है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था, पार्टनरशिप फर्म में क्या था बच्चों, अगर एक भी पार्टनर की डेथ हो गई, एक भी पार्टनर की डेथ हो गई, तो फर्म डिसॉल्व हो गई, ठीक है, ऐसा ही होता था। या अगर मान लो पार्टनर्स चल रहे हैं ऐसे, किसी और पार्टनर सी को लेके आना पड़ता है, तो कितना बड़ा प्रोसेस होता था।
ए की परमिशन लो, बी की परमिशन लो, चेंज इन पीएसआर होगा, बैलेंस शीट दोबारा से बनेगी, एडजस्टमेंट्स होंगी, ठीक है ना, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी का शेयर होल्डर चाहे मर भी जाए, चाहे कोई नया शेयर होल्डर भी आ जाए, कंपनी अपनी चलती रहेगी, मस्त हाथी की तरह वो कंपनी चलती रहेगी, ठीक है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे डेथ हो जाए किसी की, कोई उसका शेयर होल्डर या कोई प्रमोटर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो कंपनी चलती रहेगी बच्चों, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी को वाइंड अप करने का, कंपनी को वाइंड अप करने का एक प्रोसेस है बस, उस प्रोसेस के तहत ही ये वाइंड अप होगा। बाकी कोई नया पार्टनर आ जाए कोई चक्कर नहीं है, कंपनी मस्त हाथी की तरह चल रही है। कोई पुराना पार्टनर की डेथ हो जाए तब भी कोई चक्कर नहीं है। कंपनी के केस में बच्चों हम पार्टनर वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है। हालांकि लीगली वो बात बनती है, ठीक है, लीगली कोई भी शेयर होल्डर है वो पार्टनर ही है, बट कंपनी के केस में नॉर्मली हम ये वर्ड यूज नहीं करते, हम शेयर होल्डर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, कि ये फलां फलां पर्सन है, ये शेयर होल्डर है उस कंपनी का। अब ये कितने परसेंट का मालिक होगा वो डिपेंड करेगा उसके पास पूरे शेयर्स में से कितने शेयर्स हैं। अगर टोटल शेयर 100 है, उसके पास 50 शेयर है, तो वो 50% का मालिक है। अगर उसके पास 75 शेयर्स है तो वो 75% का मालिक है ना। बहुत सिंपल है बच्चों। तो कंपनी आपको समझ आ गया, अभी अभी आपको धीरे धीरे बच्चों और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलो, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, उसमें बताया गया है कि कंपनी क्या है जिसको इनकॉर्पोरेट करा जाता है। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है बच्चों, ज्यादा कोई भारी वर्ड नहीं है। इनकॉर्पोरेट का मतलब है रजिस्टर करना। आप सरकारी दफ्तर के अंदर जाके इस बिजनेस एंटिटी को, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दर्ज करवाओगे अंडर कोई कंपनी एक्ट, ठीक है, अंडर कंपनी एक्ट, या कोई पहले इसके रिलेटेड कोई लॉ होगा तो आपको दर्ज कराना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है, कंपनी एक्ट, या इसके पहले कोई लॉ होगा कंपनी में तो उसके अंदर आपको दर्ज कराना पड़ेगा, ठीक है। प्रोफेसर हेनरी साहब हैं, वो क्या कहते हैं, कंपनी एक तरह से एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने बनाया है, ठीक है। आर्टिफिशियल है ना, मतलब नकली पर्सन है, लीगली ये अलग है, ठीक है। एक नकली बंदा है जिसको लॉ की मदद से बनाया गया है। बच्चों, रियल पर्सन को कौन बनाता है, बच्चे के पेरेंट्स बनाते हैं, बट कंपनी एक आर्टिफिशियल है, नकली बंदा है जिसको लॉ ने बनाया है। इसकी एक सेपरेट, अब जैसे इसको अपने एक अलग पर्सन डील कर रहा है कि ये अलग है, ठीक है, इसकी एक सेपरेट एंटिटी है with perpetual succession and a common seal। इन वर्ड्स के मीनिंग में आपको आगे बताऊंगा। परपेचुअल का बच्चों मतलब समझ लो वैसे, निरंतर चलने वाला, निरंतर चलने वाला, जैसे हमारी सांस है ना, चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, वैसे ही सक्सेशन मतलब एक के बाद एक के बाद एक चल, कॉन्टिन्यूसली, जैसे सक्सेसर आ रहा है। कॉमन सील का मतलब है स्टैम्प, स्टैम्प। कॉमन, कॉमन वर्ड यूज करते हैं कि सबके बिहाफ पर एक स्टैम्प, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं। अब देखो कंपनी साइन तो नहीं करेगी ना, कंपनी साइन नहीं कर सकती, ठीक है, कंपनी साइन नहीं करती क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये कौन सा हमारे आपके जैसे सांस लेने वाली कोई रियलिस्टिक बंदा है, ये है ना, ये एक आर्टिफिशियल है। तो इसकी एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब है एक स्टैंप होगी जो सारे प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे है।
जहां पे वो कॉमन सी लग गई, ठप्पा लग गया, मतलब सारे प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स की वो सहमति है, उनके साइन है, बस ये मान लो। ठीक है, आगे आपको डिटेल में समझाएंगे बच्चों कि कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफेरेबिलिटी है इसमें, मैनेजमेंट ऑनरशिप, कॉमन सीट। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, हम वन बाय वन देखते हैं बच्चों। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन से शुरू करते हैं। इनकॉर्पोरेशन से, इनकॉर्पोरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको इस बिजनेस एंटिटी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, जब रजिस्टर हो जाएगी, कहां पे रजिस्टर कराओगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये एक ऑफिस है बच्चों। ठीक है, हर एक जगह पे होते हैं ये। आप अब वहां पे जाओगे, ठीक है, उनकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे, और जब फाइनली वो आपकी बिजनेस एंटिटी को कंपनी एक्ट कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर कर लेंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद आपकी कंपनी का एक तरह से जन्म हो गया। वो आर्टिफिशियल पर्सन जिसको आपने कोई नाम दिया है, ठीक है, सपोज आपने उसको नाम दिया ABC लिमिटेड। ठीक है, अब इस ABC लिमिटेड का उस रजिस्ट्रेशन के बाद जन्म हो गया बच्चों, अब ये पैदा हो गई। ठीक है, तो वहां पे इस दफ्तर का जो मेन हेड होगा, जिसको अपन बोलते हैं रजिस्ट्रार, ठीक है, वो एक आपको सर्टिफिकेट देता है बच्चों, फिर जिसको अपन बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है ना बच्चे का, वैसे ही आपकी ये कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है। वो वहां पे बोलेगा कि भाई आज फलानी फलानी डेट को आपकी कंपनी का बच्चों जन्म हो गया। ठीक है, अब जैसे जब बर्थ सर्टिफिकेट होता है या जैसे आधार कार्ड नंबर होता है ना, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट है, वैसे ही बच्चों ये जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नंबर होगा जिसको बोलते हैं अपन सिन नंबर। सिन नंबर हर एक कंपनी की ये पहचान है। जैसे हमारे यहाँ पे हर एक बंदे की पहचान आधार कार्ड से है ना, बंदा खुद तो नहीं दिखता, मतलब जब कहीं पे शो करना है तो आप उसका आधार कार्ड बेचते हो, उसकी आइडेंटिटी है, बेसिकली उसकी आइडेंटिटी है। वैसे ही हर एक कंपनी की जब आप उसको दर्ज करा देते हो, तो रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब देता है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर मेंशन करता है, जिसको अपन कॉर्पोरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, या कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सिन नंबर कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है बेसिकली। ठीक है बच्चों, ये हर एक कंपनी का अलग अलग होगा, ये हर एक कंपनी की पहचान है। ठीक है, सेकंड देखते हैं बच्चों इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, अब कंपनी अलग है, एक लीगल बॉडी है, ये कंपनी है आपकी। ठीक है, ये अलग है, और इसके शेयर होल्डर्स ये या प्रमोटर्स ये अलग है। इनकी लाइबिलिटीज अपनी है, इसकी लाइबिलिटी अपनी है। ये अब ये लीगली अलग अलग बॉडीज हैं बच्चों, ये समझ लो आप। ठीक है, अब ये लीगली अलग अलग है। ठीक है, कंपनी की कोई प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, कंपनी पे कोई केस करेगा, कंपनी किसी पे केस करेगी, अब आपने इसको बिल्कुल अलग बॉडी मान के चलना है। ठीक है, कंपनी अलग है लीगली, शेयर होल्डर अलग है। कंपनी कुछ परचेज कर सकती है, कंपनी कुछ सेल कर सकती है, कंपनी पर केस हो सकता है, कंपनी किसी पर केस कर सकती है। अब ये अलग है। ठीक है, इसके शेयर होल्डर्स अलग हैं बच्चों। ठीक है, अब ये एक तरह से सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे राम एंड श्याम है ना, राम एंड श्याम, ये सेपरेट लीगल है ना,
ये सेपरेट लीगल पर्सन है ना। मान लो राम ने कोई चीज खरीदी तो वो राम की मानी जाएगी ना, कि राम ने खरीदी। हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि श्याम ने खरीदी है। या किसी ने राम पर केस करा तो हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि श्याम पर केस हुआ है, हम बोलेंगे राम पर ही हुआ है। वैसे ही बच्चों, कंपनी अलग है, शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स अलग है। ठीक है। कंपनी कुछ खरीदेगी, कंपनी कुछ बेचेगी, कंपनी के कुछ एसेट्स होंगे, कंपनी के कुछ लाइबिलिटीज होंगी, कंपनी पे केस होगा, कंपनी किसी पे केस करेगी। अब ये टोटली अलग बॉडी है। बट एक बात याद रखना है, ये एक आर्टिफिशियल बॉडी है, ये अपनी मर्जी से नहीं चलेगी, आर्टिफिशियल बॉडी है। ठीक है। इसको चलाया जाएगा। समझ आ गई बच्चों? कहने का मतलब अब ये एक आपने आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल है, नॉट रियल। हम आपके जैसे एक रियल बॉडी नहीं है, हम तो खुद से चलते हैं ना। ये आर्टिफिशियल है, नॉन लिविंग है। इसको चलाया जाएगा थ्रू सम रूल्स। इसको चलाने वाले कौन होंगे? आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स प्रमोटर्स ने बनाया है तो प्रमोटर्स होंगे। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, देखो सपोज ए एंड बी पार्टनर्स है, तो यही चलाते हैं ना, यही चलाते हैं कंपनी को, अपनी फर्म को, सॉरी। कंपनी के केस में क्या होगा, जरूरी नहीं है जिन्होंने बनाया है प्रमोटर्स ने वो ही चलाए। बच्चों ये आगे डायरेक्टर्स बना देते हैं। प्रमोटर्स क्या करते हैं, आगे डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। ठीक है। अब सारी कंपनी को वो डायरेक्टर्स चलाएंगे। ठीक है। मतलब ये डायरेक्टर्स भी एक तरह से इंप्लॉइज ही हैं कंपनी के, डायरेक्टर्स भी एक तरह से इंप्लॉइज हैं। आप इनको ये मत समझो कि यार ये कुछ और है। प्रमोटर्स होते हैं मालिक, मालिकों ने कुछ बंदे अपॉइंट कर लिए, उनको तनख्वाह देंगे। ठीक है, कि भाई अब आप कंपनी चलाओ, हमारे ये रूल्स होने चाहिए। जरूरी नहीं है बच्चों कि डायरेक्टर्स अलग ही होंगे। मतलब आप ये मान के चलो कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर हैं, प्रमोटर भी डायरेक्टर में शामिल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। नॉर्मली ये अलग होते हैं। बट कोई प्रमोटर चाहे कि भाई मैंने चलानी है कंपनी, तो वो खुद एज अ डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है। बट कंपनी चलाएगा कौन? डायरेक्टर चलाएंगे। अब चाहे प्रमोटर डायरेक्टर बन जाए चाहे ना बने, वो बात अलग है। ठीक है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है बच्चों, बता दिया आपको। ये हम आपके जैसे एक रियल लिविंग नहीं है। अब रियल लिविंग नहीं है तो ये खुद तो चलेगी नहीं। ठीक है। इसको चलाया जाएगा। कौन चलाएंगे? इसके डायरेक्टर्स चलाएंगे। ठीक है। आपने ये नहीं बोलना कि प्रमोटर्स चलाएंगे। प्रमोटर डायरेक्टर भी हो सकते हैं, डायरेक्टर नहीं भी हो सकते। ठीक है ना। अब जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी कौन चला रहा है? जो उसके डायरेक्टर्स है, जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स है। ठीक है। ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये अपने आप तो सोचेगी नहीं। ठीक है। अपना तो कुछ नहीं करेगी ना, इसको चलाया जाएगा। ठीक है। अब एक बच्चों हमने वर्ड यूज करा था, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है। पहले परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि कंपनी हमेशा जिंदा रहेगी। कंपनी हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी जब तक कि इसको वाइंड अप ना करा जाए, वाइंड अप ना करा जाए। परपेचुअल, परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब निरंतर चलती रहेगी। जैसे सांसें हैं हमारी, परपेचुअली निरंतर चलती रह रही है ना, वैसे कंपनी हमेशा चलती रहेगी, चाहे इसके प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स को कुछ भी हो जाए, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे उनकी डेथ हो जाए, चाहे कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, फिर भी ये चलती रहेगी जब तक कि आप इसको लीगली वाउंड अप नहीं करते। बच्चों पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था? पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था बच्चों? अगर कोई पार्टनर है ए, ठीक है, डिसोल्यूशन में अपन ने पढ़ा था ना कि अगर ए पार्टनर की डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए,
तो ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। होती है ना? होती है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एंड उसके पार्टनर्स लीगली एक ही माने जाते हैं। कहते हैं जब एक ही इंसॉल्वेंट हो गया तो मतलब फर्म ही खत्म होगी। अब क्या है इस केस में, कंपनी एक अलग है, कंपनी अलग है, शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स अलग है। तो भाई अगर प्रमोटर या शेयर होल्डर मर जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो लीगली ये दो अलग अलग बॉडीज हैं, तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ना। मान लो राम एंड श्याम है, राम एंड श्याम है, अगर राम मर जाए तो क्या मतलब श्याम भी मर गया क्या? नहीं, वो अलग है ना। अगर राम इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या श्याम भी इंसॉल्वेंट हो गया क्या? नहीं, वो अलग है बच्चों। इन द सेम वे कंपनी की मौत कब होगी? जब उसको लीगली वाउंड अप करा जाएगा। अब ये अपने डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स से एक अलग लीगल एंटिटी है। अगर उनको कुछ होगा तो वो उन्हीं को होगा, ना कि कंपनी को होगा। ठीक है बच्चों? अगर उनको कुछ होगा तो वो सिर्फ उन्हीं को होगा, ना कि कंपनी को होगा। नेक्स्ट कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों? लिमिटेड लाइबिलिटी। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी है। लेट्स सपोज बच्चों ये कोई कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसके 3 शेयर होल्डर्स हैं या प्रमोटर्स हैं, आप बोल सकते हो, ठीक है, ये प्रमोटर्स हैं। अब कहने का मतलब, अगर ये पार्टनरशिप फर्म होती तो क्या होता? इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी की, कहने का मतलब अगर कंपनी को किसी का 1 करोड़ रुपया देना था, तो अगर वो अपने एसेट्स बेच के नहीं चुका पाती, तो वो बाकी का पैसा इनकी जेब से भरा जाएगा, इनके पर्सनल प्रॉपर्टी से भरा जाएगा। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, जो कि पार्टनरशिप फर्म में होती है। यही है बच्चों अनलिमिटेड। बट कंपनी के केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। जितने के ये शेयर होल्डर है, मान लो ए ने कंपनी में पैसा लगा रखा है 1 लाख, बी ने लगा रखा है 2 लाख, ठीक है, सी ने लगा रखा है 3 लाख, ठीक है। मैक्सिमम इनका नुकसान इतना ही होगा कि इनको ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा यही नुकसान हो सकता है कि जितना पैसा इन्होंने लगाया है, देखो बच्चों होता क्या है, जितना पैसा प्रमोटर्स का लगा होता है ना, जिसको अपन शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, वो कंपनी पे एक तरह से लाइबिलिटी है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल होती है वो लाइबिलिटी है, वो वापस करनी पड़ती है। वैसे ही जितना कैपिटल लगा है ये लाइबिलिटी है। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम नुकसान भी इनका उतना ही हो सकेगा जितना इनका कैपिटल लग रखा है। अगर इसके ऊपर कोई कंपनी पे बर्डन आता है, मान लो कंपनी बंद हो रही है, कंपनी ने 10 करोड़ रुपया किसी का देना है, ठीक है, और एसेट्स बेच के मिला 8 करोड़, तो भाई बाकी का 2 करोड़ आप प्रमोटर से नहीं ले सकते। उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी थी, उनको ज्यादा से ज्यादा उतना ही नुकसान हो सकता है कि उनका लगा हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सारे कंपनी बनाते हैं, ताकि भाई प्रमोटर्स की लाइबिलिटी थोड़ी कम हो। पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कि भाई अगर कल को फर्म ने किसी का पैसा देना है, वो अपने एसेट्स के थ्रू नहीं दे पाई, तो वो पार्टनर के पर्सनल एसेट से पैसा निकालती है, ठीक है, दैट इज अनलिमिटेड। बट कंपनी के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। आगे और प्रॉपर्टी देखते हैं, ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो ए प्रमोटर है, इसके पास 500 शेयर्स हैं, या प्रमोटर की बजाय आप ए को शेयर होल्डर बोलो, तो ए बड़े इजीली अपने शेयर्स बी को बेच सकता है, ठीक है, बहुत इजीली। कहने का मतलब ये हुआ क्या, ये एक तरह से चेंज ऑफ ऑनरशिप हो गया, चेंज ऑफ ऑनरशिप हो गया।
या आप पार्टनरशिप फर्म की नजर में देखो तो ये एक तरह से एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया कि नया पार्टनर आ गया, नया पार्टनर आ गया, वही चीज होगी। बट बट अब देखो, पार्टनरशिप फॉर्म में कितना कुछ करना पड़ता था अगर एक नया पार्टनर आता था। पीएसआर चेंज होती थी, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता था, पार्टनरशिप डीड में अमेंडमेंट होती थी, बैलेंस शीट दोबारा से बनती थी, सारे के सारे अकाउंट्स, जनरल रिजर्व्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब एडजस्ट करे जाते थे, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करी जाती थी, गुडविल कैलकुलेशन होता था, कितना कुछ होता था अगर नया पार्टनर आता था। बट कंपनी के केस में बहुत ही सिंपल है भाई, जिसके पास शेयर है वो दूसरे को दे दे, अब वो पार्टनर बन गया, बात खत्म भाई, बात खत्म। ठीक है, मतलब बहुत इजी है। ठीक है, बट ये भी नॉर्मली क्या होता है बच्चों, आगे जाके आपको मैं पढ़ाऊंगा कि कंपनी टू टाइप्स की होती है। ठीक है, एक है पब्लिक, एक है प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर्स जनरल पब्लिक भी होती है। प्राइवेट कंपनीज में जैसे मान लो मैंने या आपने किसी और ने मिलकर कंपनी बनाई, उसमें जनरल पब्लिक को शेयर होल्डर नहीं बनाया जाता, बस यही फर्क है। जो अपन बात कर रहे हैं ना कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है, वो पब्लिक कंपनीज में होता है। प्राइवेट में भी हो सकता है, बट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स बने होते हैं, उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। और वो रूल्स कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसको AOA भी बोलते हैं, उसमें लिखे होते हैं। बट फिर भी पार्टनरशिप फर्म के कंपैरिजन में ये दोनों में बहुत ईज है, ईज है बच्चों, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, आता है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। ठीक है, कि कंपनी के केस में मैनेजमेंट किसकी है और ओनरशिप किसकी है बच्चों। मालकियत किसी और की होगी जिसको अपन प्रमोटर्स बोलेंगे। ठीक है, या शेयर होल्डर्स भी, इन्होंने आगे अपॉइंट कर रखे होंगे बंदे जिनको अपन डायरेक्टर्स बोलेंगे। वो मैनेजमेंट देखते हैं, वो सारी कंपनी को चलाएंगे। हो सकता है कि कुछ प्रमोटर्स भी डायरेक्टर्स हों, बट कंपनी चलाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए डायरेक्टर बनना पड़ेगा। ठीक है, अकेला प्रमोटर रह के बात नहीं चलेगी, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को एज अ डायरेक्टर। ओके बच्चों, डायरेक्टर ही सारे शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे, शेयर होल्डर्स भी तो मालिक ही है ना, जिनके पास जितना शेयर है वो उतने का मालिक है, उसके बिहाफ पे कंपनी को मैनेज करेंगे। ठीक है, एंड मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब है, अब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये मेरे आपके जैसे खुद तो साइन कर नहीं सकती। तो हमने एक कॉमन सील बना रखी है जिसको अपन स्टैंप बोलते हैं। ठीक है, कंपनी की, वो स्टैंप ही एक कंपनी का साइन होगा। कहने का मतलब वो सारे डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स के बिहाफ पर वो सिग्नेचर है। इसीलिए वर्ड कॉमन यूज हो रहा है कि भाई जहां पे वो सील लग गई मतलब सबने साइन कर दिए, अब वो एक तरह से कंपनी के सिग्नेचर हैं, जो वो स्टैंप है जिसको अपन कॉमन सील बोलेंगे। अब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग वो मैंडेटरी नहीं है, वो एक ऑप्शनल चीज है, वो जरूरी नहीं है कि वो लगानी ही लगानी है। बिकॉज उसमें क्या था बच्चों, डुप्लीकेसी बहुत आती थी। ठीक है, नकली नकली चीजें बनाई जाती थी, नकली स्टैंप्स बनाई जाती थी, इस वजह से वो ऑप्शनल रख दिया। ठीक है, बट अदरवाइज उसका पर्पस यही था कि वो एक तरह से कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर है। ठीक है, ये कुछ बच्चों अपने अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स करे ना कंपनी के, अब एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन,
जिसको कि कंपनी का बर्थडे बोलते हैं, कि जब आपने इनकॉर्पोरेट करा आरओसी ऑफिस में जाके, दर्ज करवाया कंपनी का नाम, ठीक है। आरओसी फिर आपको एक सिन नंबर अलॉट करता है, ठीक है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है बच्चों आपको, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, एक सर्टिफिकेट देता है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है ना, वैसे ही आरओसी से आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा जिसपे सिन नंबर मेंशन होगा। कंपनी एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है बच्चों, अपने शेयर होल्डर से अलग है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कि लॉ के थ्रू बनाया गया है। रियल पर्सन को तो लॉ के थ्रू नहीं बनाया जाता ना, रियल को तो, आर्टिफिशियल को एक लॉ के तहत क्रिएट करा गया है। इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि कंपनी एक अलग एंटिटी है, उसके शेयर होल्डर्स एक अलग एंटिटी है। ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स का नुकसान उतना ही होता है कि उनका लगा हुआ पैसा उनको वापस नहीं मिलता, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही नुकसान है। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी निरंतर चलती रहेगी, कंपनी कभी मर नहीं सकती। मरेंगे कौन? इनके शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स इंसॉल्वेंट होंगे, प्रमोटर्स इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, बट कंपनी फिर भी चलती रहेगी। पार्टनरशिप फर्म की तरह नहीं है कि बंद कर दो, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में क्या है, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स लीगली एक ही माने जाते हैं। तो जब भाई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो मतलब फर्म इंसॉल्वेंट है, तो इसको बंद कर दो अब, ठीक है। ट्रांसफेरेबिलिटी, कि कंपनी के केस में शेयर्स इजीली फ्रीली ट्रांसफर होते हैं। फर्म जैसे हमने पढ़ा था बच्चों, एडमिशन, रिटायरमेंट, कितना एक प्रोसेस था, एक कंप्लीट प्रोसेस था जो कि इतना स्मूथ नहीं था, बट कंपनी के केस में एक स्मूथ प्रोसेस है ट्रांसफेरेबिलिटी का। फिर मैनेजमेंट एंड ओनरशिप देखा कि कंपनी की मैनेजमेंट डायरेक्टर्स होते हैं, यही कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। और ओनरशिप, प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स, ये अलग है, इन्होंने ही डायरेक्टर्स को अपॉइंट करा है, ठीक है बच्चों। और कॉमन सील फिर देखा हमने कि हर एक कंपनी की एक कॉमन सील है, ठीक है। कॉमन वर्ड इसलिए कि भाई वो सारे शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स के बिहाफ पर एक कॉमन सिग्नेचर है कंपनी के, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये बिल्कुल ही एक बेसिक वीडियो था कंपनी का, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कंपनी होती क्या है, इसको कौन चलाता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा है बच्चों, इसको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक जरूर करना है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।